मेरी आज की ये स्टोरी देखने के बाद हो सकता है आपको इसके ऊपर विश्वास ना हो और आपको विश्वास करने के लिए ये वीडियो दोबारा से पूरी देखनी पड़े। बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप सभी ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस और यहाँ पर पिछली वीडियोस पर कमेंट्स किए कि मैं कोलकाता में जो हुआ उस केस को कवर करूं। बट आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर किसी लालच की वजह से नहीं हूँ, ना ही मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक्स चाहिए हैं और लोगों की तरह जो आपने देखा होगा सो कॉल्ड स्टोरी टेलर आजकल न्यूज रिपोर्टर बनकर बैठे हुए हैं। कोई भी केस आएगा उसको सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ट्रेंडिंग में रहते हुए उस केस से व्यूज पा सकें। बट मुझे इस तरीके का कोई लालच नहीं है। जब तक इस केस की कोर डिटेल्स मुझे नहीं पता लगती, जब तक ये केस कोई कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तब तक मैं इसे कवर नहीं कर पाऊंगा। नो डाउट ये केस बहुत बहुत ज्यादा ग्रुसम है। जितना मुझे अभी तक पता चला है, कोलकाता में मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों से बात करी, आप सभी ने भी मुझे मैसेज कर करके इंस्टाग्राम के ऊपर इस केस की डिटेल्स देने की कोशिश करी और मैंने काफी सारे लोगों से बात भी की वहां पर। उस हिसाब से जो मुझे पता चला है वो अभी इनफ नहीं है इस केस को कवर करने के लिए। और दूसरी बात, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो चलती गंगा में हाथ धोकर बहुत सारे व्यूज पालूं। नहीं, मुझे इस तरीके का कोई लालच नहीं है। नो डाउट मैं इस केस को भी कवर करूंगा, बट इस केस की पहले कोर डिटेल्स आने दीजिए, कोई कंक्लूजन निकलने दीजिए, और जो उस केस के ऊपर मेरी वीडियो आएगी उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट उससे पहले आप जरा इस लाइक बटन को भी देखें। जब से इंट्रो स्टार्ट हुआ है तब से लाइक बटन आपको घूर रहा है, आप भी जरा इसको नजर मार कर इसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। आज के इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें कनाडा के टोरंटो में जाना पड़ेगा और टाइम था सन 2007 का, जब यहीं पर रहने वाला 26 साल का ब्रेट रायन, दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग, सबसे हंसकर मिलने वाला, और साथ ही जब भी इसका फ्री टाइम होता है ये जाकर जो वहाँ पर अनाथालय वगैरह थे वहाँ पर जाकर बच्चों की सेवा करता। इसके अलावा वो रग्बी का बहुत अच्छा प्लेयर, कई बार जो वहाँ पर स्टेट टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे थे वहाँ पर इसको अंपायरिंग करते हुए भी देखा गया लोगों द्वारा। अब दिखने में ब्रेट रायन की लाइफ एकदम नॉर्मल, एकदम परफेक्ट, कोई भी उसे देखकर ये बोल ही नहीं सकता कि इसको भी कुछ हो सकता है। बट आप सभी को भी पता है कि ये जो हंसते चेहरे होते हैं इनके पीछे का दुख बहुत बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। जी हाँ, ब्रेट को भी अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि कॉलेज के अंदर रहते हुए उसको बहुत गंदी लत लग चुकी थी अलग अलग नशे पदों की। अलग अलग तरीके से उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए और तकरीबन $60,000 का कर्ज जब उसके सिर के ऊपर चढ़ा और जब वो लोग मांगने आए ब्रेट से, तब उसको मजबूरन अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। वो वापस अपने घर पर आ चुका था अपने माता पिता के साथ रहने के लिए। अब जहां पर उसके साथ वाले जो क्लासमेट्स थे उनकी अलग अलग नौकरियां लग रही थी, कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई मेडिकल साइंस में जा रहा था, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां उनको मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रेट रायन अपने घर पर रहते हुए पार्ट टाइम नौकरियां ढूंढ रहा था और उस पार्ट टाइम नौकरी के तौर पर उसे घर में पेंट करने की नौकरियां मिली और वो उसने एक्सेप्ट भी करी। क्यों, मजबूरी थी, उसको और कोई काम धंधा मिल ही नहीं रहा था। जब भी ब्रेट रायन अपनी नौकरी पर जाता किसी भी घर को पेंट करते हुए, वो सारा सारा दिन बस यही सोचता रहता कि उसके और उसकी जो ड्रीम लाइफ है उसके बीच में बस ये कर्ज खड़ा हुआ है, ये $60,000 का कर्ज। अगर वो किसी तरीके से इस कर्ज को चुका दे तो ऑब्वियसली वो उस जिंदगी को भी हासिल कर सकता है जिसका वो हमेशा से सपना लेता आया है। उसको जस्ट ऐसा ही लग रहा था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो इस पोटेंशियल को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम जैसे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और ऑब्वियसली सबके माइंड में बस एक ही ख्याल आता है एंड में जाकर कि किसी तरीके से हम बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारा पैसा कमा लें, किसी शॉर्टकट तरीके से हम बहुत सारा पैसा कमा लें और उससे अपनी लाइफ को सेटल कर लें। और यही आइडिया ऑब्वियसली अब ब्रेट रायन के माइंड में भी आया और उसका ये आइडिया कुछ हद तक काम भी किया। 20 अक्टूबर 2007 की दोपहर को ब्रेट रायन अपने घर से बाहर निकला, अपने माता पिता वाली गाड़ी के अंदर बैठा और उस गाड़ी को लेकर सीधा पास ही के एक बैंक में गया। जब वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसके शरीर के ऊपर, उसके फेस के ऊपर मेनली हर जगह पट्टियां लिपटी हुई थी, दोनों हाथ के ऊपर बहुत सारी सफेद रंग की पट्टियां लिपटी हुई थी। उसके हाथ में एक बैग और वो सीधा उस बैग को लेकर बैंक के अंदर घुसा और जाकर सीधा एक नोट जो वो पहले से ही घर से लीक के आया था तो वहां जाकर एक कैशियर को दिया, उसके टेबल के ऊपर खड़ा होकर। जैसे उस कैशियर ने वो नोट पढ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेरी पॉकेट के अंदर गन है और अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं इस गन का इस्तेमाल करूं तो चुपचाप मुझे $2,000 तुम्हारे कैश काउंटर के अंदर से निकाल कर दे दो। जैसे ही वो नोट उस कैशियर ने पढ़ा, उसने पहली दफा सीधा ब्रेट रायन को देखा, उसके आंखों से आंख मिलाई, बट उससे आगे वो भी कुछ नहीं बोल पाया। उसने जस्ट अपना ड्रॉर खोला, उसके अंदर से $2,000 की एक गड्डी निकाल कर सामने ब्रेट रायन के सामने रखी और ब्रेट ने वो गड्डी उठाई, अपने बैग में डाली। अब चुपचाप वहां से वो बाहर निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस वो अपने माता पिता के घर पर गया और वहां जाकर अपने कमरे में बैठकर इंतजार करने लगा, उसी बैग को साइड में रखकर जिसके अंदर वो पैसे लेकर आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब किसी भी टाइम पर पुलिस उसके घर पर आने वाली है, उसको अरेस्ट कर लेगी और उसको जेल के अंदर डाल देगी। बट वो पैसे गिनते गिनते वेट कर रहा था कि
कि क्या सच में पुलिस आएगी, और इसका जवाब था नहीं। ब्रेट ने ना सिर्फ उस दिन बल्कि उससे अगले दिन और उससे भी अगले दिन पुलिस के आने का वेट किया कि अब पुलिस आएगी, अब उसे गिरफ्तार करेगी, लेकिन पुलिस कभी भी आई ही नहीं। और इससे ऑब्वियसली ब्रेट का जो अंदर आत्मविश्वास था वो और ज्यादा बढ़ गया इन चोरी चकारी को लेकर। उसको लगने लगा कि ये जो तरीका है मुंह के ऊपर पट्टियां लपेटकर हाथ पैर को पूरा कवर करके अपनी पहचान छुपाने का, और वो इस तरीके से कोई भी क्राइम कर सकता है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आने वाले अगले 8 महीनों के अंदर ब्रेट ने अपने इलाके के 1 दर्जन से भी ज्यादा बैंक्स के अंदर लूटमारी करी, अलग अलग आउटफिट्स बनाकर, इंक्लूडिंग वो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह लगाकर अपना पूरा का पूरा चेहरा दाढ़ी से कवर करके किसी भी बैंक के अंदर घुसता और वहां जाकर सभी को यही कहता कि उसके पास गन है और तुरंत मेरे बैग के अंदर जितना भी पैसा है सारा डाल दो। 8 महीनों के अंदर उसने $30,000 से भी ज्यादा जुटा लिए इस तरीके से लूटमारी कर करके, डकैती डाल डालकर, और वो पूरे इलाके के अंदर ये फेमस हो चुका था। सभी लोग बस इसी बारे में बातें कर रहे थे कि एक आदमी है जो फेक बियर्ड लगाकर, फेक दाढ़ी लगाकर किसी भी बैंक के अंदर घुसता है और वहां जाकर लूटमारी करके पैसा लूटता है और ऐसे ही हवा में गायब हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो इतना फेमस हो चुका था तो पुलिस वाले उसे क्यों नहीं पकड़ पाए। पुलिस वालों को ऑब्वियसली उसके बारे में कोई सुराग तो मिला होगा। जी हाँ, सुराग मिले, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हर जगह पर जहां जहां उसने वो लूटमारी करी। जिस भी काउंटर के ऊपर गया वहां पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले और पुलिस वालों ने वो फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट भी करे। बट क्योंकि अब ब्रेट रायन का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस वालों के डाटाबेस में थे ही नहीं। इसलिए जब भी पुलिस वाले उनके फिंगरप्रिंट्स को उठाकर किसी भी डाटाबेस के साथ मैच करते तो पुलिस वालों को अनमैच्ड डिसीजन मिलता। उनको कुछ दिखता ही नहीं कि आखिर फिंगरप्रिंट किस आदमी के हैं। पुलिस वालों को अलग तरीका अपनाना था ब्रेट को पकड़ने का, और पुलिस वालों का एक तरीका काम भी किया। उन्होंने ब्रेट की फील्डिंग लगाई अलग अलग बैंक्स के ऊपर, और फाइनली ब्रेट ने जैसे इस बैंक के अंदर एंटर किया, पुलिस वाले समझ चुके थे कि हाँ यही है वो फेक बियर्ड वाला व्यक्ति जो आकर लूटमारी करता है। पुलिस वालों ने तुरंत ही ब्रेट को गिरफ्तार किया, उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए, वहां से उससे पूछताछ करी और अगले दिन कोर्ट के अंदर पेश किया ब्रेट को। बट जैसे ही ब्रेट के बारे में उसके दोस्तों को पता चला जो अलग अलग नौकरियों के ऊपर बैठे हुए थे, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए थे, उनमें से किसी को भी विश्वास ही नहीं हुआ कि ब्रेट जो कि एक टाइम पर बहुत ही परफेक्ट स्टूडेंट, बहुत ही परफेक्ट एक दोस्त, बहुत ही परफेक्ट केयर टेकर जो बच्चों की बहुत ज्यादा मदद करता है, उनकी देखभाल करता है, वो ऐसा काम क्यों करेगा। सभी दोस्तों ने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए कोर्ट को कि नहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है, या फिर अगर सच में ब्रेट रायन ने काम किया है तो ये उसके लिए आउट ऑफ कैरेक्टर है, हो सकता है वो किसी बीमारी से पीड़ित हो, तो प्लीज आप इसके लिए सजा कंसीडर करते हुए एक बार ये जरूर ध्यान देना कि इसका पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। इसके अलावा उन सभी अनाथालयों ने भी जज को लेटर्स लिखे जिनके अंदर ये ब्रेट पहले काम करके आया था बच्चों के लिए। उन सभी ने भी रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि प्लीज आप इसको थोड़ी कम सजा दीजिएगा क्योंकि ये हमारा बहुत ही अच्छा वॉलंटियर रहा है, बहुत ही मेहनती वॉलंटियर रहा है। और जब फाइनली कोर्ट ने ब्रेट से पूछताछ करी, उसको कटघरे में खड़ा कर उससे पूछा गया कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों करते थे, तो ऑब्वियसली ब्रेट ने अपना मुंह नीचे किया, आगे कटघरे को पकड़ा और बोलने लगा रोती हुई आवाज में कि मेरी मजबूरी थी, मेरे ऊपर कर्जा इतना हो चुका था, मांगने वाले लोग डेली फोन कर करके मुझे परेशान कर रहे थे, मेरे घर पर आते, वहां कर मेरे साथ बदतमीजी करते और मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा ताकि मैं उन लोगों के पैसे चुका सकूं। जज ने जैसे ही ब्रेट की बात सुनी तो ऑब्वियसली जो सारा ग्राउंड बनाया गया था जज के लिए उसके दोस्तों द्वारा, वो अनाथालय द्वारा, सभी जो स्पोर्ट्स अकेडमीज वगैरह थी, उन सभी ने भी जज से रिक्वेस्ट करी थी। तो जैसे ही जज को ये सब बातें पता चली तो उन्होंने ब्रेट को बहुत ही कम सजा दी। वैसे तो इसमें पूरे केस के अंदर तकरीबन 10 सालों से भी ज्यादा की सजा बनती थी, बट यहाँ पर ब्रेट को सिर्फ 3.5 साल की सजा दी गई और ब्रेट अब जेल के अंदर शिफ्ट हो चुका था। अब वो अपनी सजा पूरी करने वाला था, बट अभी 2 साल भी नहीं हुए थे ब्रेट को अपनी सजा पूरी करते हुए, और ब्रेट को कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई और वो भी पक्की जमानत। उस जमानत पर वो उस जेल से बाहर निकला, अपने माता पिता के पास वापस जाकर रहने लगा, और माता पिता ने जैसे ही ब्रेट को वापस देखा तो वो समझ चुके थे कि हाँ ब्रेट अब पूरे तरीके से बदल चुका है, वो बिल्कुल एक नया आदमी बनकर जेल से बाहर निकला है और उसके साथ उसका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है और वो इस फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से अब काम करेगा। बट जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद ब्रेट को ये समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी जेल के अंदर ही काफी अच्छी थी, क्योंकि उसको वहां पर टाइम पर खाना पानी मिलता, वो कुछ काम धंधे भी अंदर कर रहा था जिसके थ्रू उसको बहुत सारा पैसा भी मिल रहा था। उसने 2 साल के अंदर काफी पैसा भी जुटा लिया था, जिसको उसने जब बाहर जो जमानत पर आया उसको रिडीम करवाया और आकर वापस वो जो कर्जदार थे जिन्होंने कर्जा दे रखा था उनको आकर दिया और कुछ दिनों के लिए वो शांत हो चुके थे। बट अब यहाँ दिक्कत ब्रेट के लिए ये थी कि अब उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका था, प्लस उसके ऊपर अभी भी बहुत सारा कर्जा था, वो कर्जा भी देना था, उसके पास कोई इनकम नहीं, कोई नौकरी नहीं। ये चीज उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। फाइनली ब्रेट ने अपनी पूरी सोसाइटी के सामने बैंकरप्सी दायर कर दी कि हाँ वो पूरे तरीके से कंगाल हो चुका है, उसके पास देने लेने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उसके पास कोई नौकरी
नौकरी नहीं है और वो किसी का भी कर्ज अब दे ही नहीं सकता। जैसे ये बात सभी आस पड़ोसियों को पता चली, उन कर्जदारों को पता चली, तो सभी लोग बात करने लग गए कि हाँ, एक टाइम पर इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर था इस लड़के का, बट उसने अपना फ्यूचर अपने ही हाथों में खराब किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ ब्रैड के परिवार को भी ये सारी बातें सुनने को मिलती, सभी को ताने सुनने के लिए मिल रहे थे कि तुम अपने बच्चे को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस वजह से मजबूरन बेचारे ब्रैड के माता पिता को वो घर छोड़ना पड़ा। उस घर को बेचकर वो टोरंटो के दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे और जैसे ही वहां पर ब्रैड शिफ्ट हुआ अपने माता पिता के साथ, तब उसने ठान लिया कि नहीं, अब उसको अपनी जिंदगी दोबारा से बदलनी है। जो जिंदगी उसने सपने में देखी थी कि हाँ उसकी जिंदगी बहुत ही प्रॉमिसिंग होगी, बहुत अच्छे अच्छे उसके सपने थे, वो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए पूरे तरीके से ठान चुका था कि हाँ अब वो मेहनत करेगा और दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा होगा। और इसीलिए उसने अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर जा जाकर, अलग अलग स्टोर्स के अंदर जा जाकर हर जगह वो नौकरियां अप्लाई करनी शुरू कर दी जिसके लिए वो एलिजिबल था। और सैकड़ों नौकरियां अप्लाई करने के बाद फाइनली उसको कई जगहों से रिस्पॉन्स भी आने लगा कि हाँ तुम किसी रिटेल स्टोर के ऊपर एक एज ए सेल्समैन काम कर सकते हो, फ्लोर क्लीनर का काम कर सकते हो। अलग अलग बहुत ही लो पेइंग जॉब्स उसको ऑफर भी हो रही थी और फाइनली ब्रैड ने वो नौकरियां करनी शुरू भी कर दी जिससे उसके पास थोड़ा बहुत तो पैसा आ ही रहा था। जब ब्रैड के माता पिता ने देखा कि उनका बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, दिन के 12-12, 13-13 घंटे अलग अलग छोटे छोटे स्टोर्स के ऊपर काम कर करके अपने लिए पैसा जुटा रहा है, तो उनको भी बहुत दया आई अपने बच्चे के ऊपर और कहा कि देखो हमने जो हमारी सेविंग्स की हुई हैं वो सेविंग्स हम तुमको दे रहे हैं, उन सेविंग्स के थ्रू तुम अपना कॉलेज पूरा कर लो, बायोफिजिक्स की अपनी डिग्री हासिल कर लो, ताकि तुम्हारे पास एक डिग्री तो हो दिखाने के लिए किसी भी जॉब प्रोफाइल के अंदर और तुम्हारी कोई अच्छी नौकरी लग सके। जिसके बाद फाइनली दोबारा से ब्रैड ने कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन लिया। वो जो उसके पैसे मिले थे अपने माँ बाप से, वो पैसों से उसने अपना एडमिशन लिया और अपना कॉलेज परस्यू करने लगा। बट इस कॉलेज के अंदर ही रहते हुए ब्रैड को क्रिस्टन नाम की लड़की मिली और जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, ये लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज थी, दोनों एक दूसरे के प्यार में पहली ही मुलाकात में पागल हो चुके थे। और दूसरी तरफ ब्रैड को लग रहा था कि ये जो लड़की उसके साथ बैठी हुई है, ये लड़की वो जिंदगी जी रही है जो उसने हमेशा सपने में देखी है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टन की फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छी, उसके अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग बड़े बड़े घर, अलग अलग विलास, और उसके माता पिता बहुत अच्छी नौकरियों के ऊपर सेटल्ड, सभी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। और इससे पहले कि ब्रैड का पास्ट आकर क्रिस्टन को कोई और बताता कि ये तो चोरी चकारी के अंदर रहा है, इसने डकैती डाली है, जेल वगैरह काट कर आया है, ब्रैड ने खुद क्रिस्टन के आगे ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली कि हाँ वही वो आदमी था जिसने डकैतियां डाली थी टोरंटो शहर के अलग अलग बैंक्स के अंदर, और वो इसके लिए 2 साल की सजा भी काट कर आया है, उसके ऊपर केस भी चल रहा है और आज भी वो जमानत के ऊपर बाहर है। बट क्रिस्टन ने जैसे ये चीज़ सुनी, वो इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी इसके प्यार के अंदर कि उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमने मुझे सामने से बता दिया, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, आई स्टिल लव यू और मैं तुम्हें इसी तरीके से हमेशा प्यार करती रहूंगी। इन दोनों के रिलेशनशिप को चलते हुए तकरीबन 2 साल बीत चुके थे और फाइनली इन 2 सालों बाद ब्रैड और क्रिस्टन के ही एक अलग घर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। वो माता पिता से अपने अलग हुआ और दोनों की परफेक्ट लाइफ अब चल रही थी और दोनों जल्दी ही अब शादी भी करने वाले थे। बट इससे पहले कि ये शादी हो पाती, इनको शिफ्ट हुए अभी यहाँ 1 ही साल हुआ था, बट ब्रैड के पिता की डेथ हो चुकी थी। और जैसे डेथ हुई, ब्रैड की माँ अपने घर के अंदर रहते हुए बिल्कुल अकेली पड़ गई और अपनी माँ को संभालने के लिए ब्रैड को बार बार उस घर से निकलकर अपनी माँ वाले घर पर जाना पड़ता। कई कई दिन वो अपनी माँ के साथ रुकता, उनको जो भी चीज़ों की जरूरत थी वो ला कर देता और इसके बदले ब्रैड की माँ उसे थोड़े बहुत पैसे भी देने लगी कि हाँ ये मेरे लिए काम करता है, मेरे घर के आगे साफ सफाई कर जाता है, थोड़ा बहुत जो सामान ला कर देना होता है वो भी दे जाता है। इसके बदले ब्रैड की माँ ब्रैड को पैसे देने लगी, उसको पे करने लगी। अब ब्रैड को तो अपनी माँ की तरफ से पैसा मिल ही रहा था, दूसरी तरफ क्रिस्टन को लग रहा था कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है अपना घर बार चलाने के लिए, अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। बट नहीं, ऐसा नहीं था। उसने अपनी क्रिस्टन को ये बताया नहीं कि नहीं वो कोई नौकरी वगैरह नहीं कर रहा। और इसके अलावा ब्रैड ने वो कॉलेज भी छोड़ दिया जिसके अंदर उसका एडमिशन करवाया था उसके माता पिता ने। सन 2015 में ही उसने वो कॉलेज छोड़ दिया, बट किसी को भी बताया नहीं कि वो कॉलेज नहीं जा रहा और वो कोई भी एग्जाम नहीं देने वाला। सन 2016 का टाइम आ चुका था जब फाइनली ब्रैड को टाइम के हिसाब से ग्रेजुएट होना था और यहाँ ब्रैड ने सभी के सामने आकर बताया कि वो ग्रेजुएट हो चुका है, उसको डिग्री मिल चुकी है और ना सिर्फ डिग्री मिली है बल्कि टोरंटो की ही एक बहुत बड़ी टेक फर्म के अंदर उसकी एक नौकरी भी लग चुकी है, बहुत बड़ी नौकरी लगी है। और इस नौकरी के बदले जो पैसा आएगा उससे वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से क्रिस्टन के साथ सेटल कर सकता है। यहाँ तक कि उसने क्रिस्टन को भी बताया कि उसकी ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उस टेक फर्म के अंदर नौकरी लग चुकी है। बट क्रिस्टन को भी ये डाउट हुआ, वो भी थोड़ी कंफ्यूज हुई कि अगर तुम्हें डिग्री मिलने वाली थी तो डिग्री पर वो जो कॉन्वोकेशन फंक्शन होता है, आपने देखा होगा डिग्री जब बांटते हैं तो सभी के माता पिता को भी बुलाया जाता है ताकि वो देख सके कि उनका बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है। तो यहाँ पर इस ब्रैड ने ना तो उस कॉन्वोकेशन फंक्शन के अंदर अपनी माँ को
बुलाया और ना ही क्रिस्टन को बुलाया। खैर ये दोनों अब बहुत ज्यादा खुश थे कि नौकरी तो लगी, चलो अब थोड़े बहुत पैसे तो कमाएगा ये। जबकि असल में इस ब्रेट ने उस टेक फर्म के अंदर जस्ट अप्लाई किया था, अपना रिज्यूमे डाला था नौकरी के लिए, उसको नौकरी मिली नहीं थी। अभी 1 हफ्ते बीत चुका था उसको उस रिज्यूमे को डाले हुए। वो बार बार उस कंपनी के ऑफिस में जाकर पूछता कि क्या उसे वो नौकरी मिल सकती है, लेकिन उस टेक फर्म ने साफ मना कर दिया कि तुम ही वो डकैती वाले आदमी हो जिसने अलग अलग बैंक्स के अंदर डकैती डाली थी, लूटमारी करी थी, इसलिए तुम्हारा एक क्रिमिनल पास्ट है और हम तुमको वो नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन इस ब्रेट ने ना तो उस क्रिस्टन को बताया ना ही अपनी माँ को बताया कि उसको वो नौकरी अब नहीं मिली और वो किसी भी कंपनी में काम नहीं करता। उसने जस्ट ये प्रिटेंड करना शुरू कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी, अपनी माँ के सामने भी, हाँ वो अभी भी इसके अंदर काम करता है। डेली सुबह होते ही वो अपना कोट पैंट डालकर नौकरी के लिए निकल जाता। क्रिस्टन को भी लगता कि हाँ उसका जो होने वाला पति है वो नौकरी कर रहा है। उसकी माँ को भी लगता कि हाँ उसका बेटा बहुत अच्छे पाथ पर चल चुका है। उसकी माँ ने तो पूरे के पूरे मोहल्ले के अंदर गीत गा दिया कि उसके बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लगी है। इतना तगड़ा क्रिमिनल पास्ट होने के बाद भी अब वो बिल्कुल सही पाथ पर चल रहा है, बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है और जल्द ही अब उसकी शादी भी होने वाली है। जल्दी ही 2016 में एक अच्छा सा दिन देखकर क्रिस्टन और ब्रेट ने अपनी शादी भी फाइनल कर ली। अब जैसे जैसे शादी वाला दिन नजदीक आ रहा था, ब्रेट को अंदर से फील होने लगा, उसको समझ आने लगा कि देखो अभी तो वो अपना झूठ का जो जाल है वो फैलाए हुए है, अपनी माँ के सामने भी, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी। बट जब शादी हो जाएगी तब उसकी पत्नी उससे पूछेगी कि तुम नौकरी पर कब जाते हो, और अगर तुम नौकरी कर भी रहे हो तो तुम्हारी इनकम, तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है, तुम तो घर में भी कुछ लाकर नहीं देने वाले। अब ऑब्वियसली टेंशन ब्रेट को खाए जा रही थी अंदर से। उसको बहुत तगड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था कि वो आगे सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। अब इसी गिल्ट को लेकर ब्रेट को कुछ ना कुछ करना था और उसी कुछ ना कुछ करने के लिए वो अपनी माँ के पास गया। अपनी माँ के सामने जाकर सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने दूसरी बार भी कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और उसको कोई भी नौकरी नहीं लगी। वो आज भी खाली घूम रहा है, जस्ट सुबह सुबह घर से बाहर निकलता है, शाम होकर टाइम पास करके इधर उधर मोहल्ले में वापस आ जाता है, अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ जाता है और वो कोई भी नौकरी नहीं कर रहा। जैसे ये बात उसकी माँ ने सुनी, उसकी माँ को एक बहुत तगड़ा झटका लगा। बट सामने बैठे ब्रेट ने, वो उसका बेटा ही था तो वो उसकी बातें सुनती रही। ब्रेट ने कहा कि देखो मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया है, अब इसके बदले मैं आपसे बहुत सारा पैसा चाहता हूं ताकि मैं अपनी इस लाइफ को इसी तरीके से आगे भी चलाता रहूं और अपना ये जो झूठ का जाल है वो क्रिस्टन को ना पता चले और वो मेरे साथ शादी कर ले और बाद में हम दोनों सेटल हो जाएं। इसके अलावा ब्रेट ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट भी करी कि क्या तुम इस चीज को पूरे तरीके से सीक्रेट रख सकती हो, सिर्फ मेरे और आपके बीच में बात रहेगी, हम बाहर वालों को नहीं बताएंगे, बाहर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट यहाँ ब्रेट की माँ ने बहुत समझदारी दिखाई। उसने कहा कि नहीं, ये जो तुम कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमको खुद जाकर अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टन को बताना चाहिए जो भी सच है, ताकि वो कोई सपने ना ले तुम्हारे साथ जिंदगी बनाने के। वो जो सोचकर बैठी हुई होगी तुम वैसे नहीं निकलोगे तो ऑब्वियसली वो तुमको आज नहीं तो कल छोड़कर चली जाएगी। अब जैसे ये बात ब्रेट को पता चली उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज आप ये सीक्रेट अपने तक ही रखिएगा, मैंने आपको बहुत विश्वास करके बात बताई है, आप प्लीज इसको आगे मत बताना। बट यहाँ ब्रेट की माँ ने ब्रेट को कहा कि देखो या तो तुम खुद जाकर क्रिस्टन को ये सब कुछ बता दो, वरना मैं जाकर क्रिस्टन को बताऊंगी और उसको जब मुझसे तुम्हारे बारे में झूठ पता लगेगा तो ऑब्वियसली इसको और ज्यादा गुस्सा आएगा, वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब ब्रेट के लिए तो ये उड़ता तीर लेने जैसी बात हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक तो उसका झूठ सिर्फ उसके पास तक था, बट अब इसका ये झूठ, उसका ये सीक्रेट उसकी माँ को भी पता चल गया। अब उसकी माँ उसको अलग से धमकियां दे रही है कि जाकर क्रिस्टन को सब कुछ बता दो वरना वो बता देगी। पहली वो परेशान, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, पैसे आने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा उसकी माँ अब उसके पीछे पड़ी हुई है कि सब कुछ खत्म करने के लिए या फिर जाकर दोबारा से मेहनत करो और अपनी नौकरी काम धंधा शुरू करो। अब जिस दिन ब्रेट ने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया था उसी रात वो वापस अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आया, वहां पर जाकर सो चुका था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बट सोते सोते वो माइंड में जस्ट सोच रहा था कि आखिर आगे उसे क्या करना चाहिए, क्या साइड में लेटी हुई क्रिस्टन को सब कुछ बता देना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। और यहाँ उसने दूसरा ऑप्शन चुना, कुछ और ही करने का। जी हाँ, वो अगले दिन सुबह सुबह उठा, पास ही के एक फायर आर्म शॉप के ऊपर गया, वहां जाकर एक अलग हथियार खरीदने लगा। अब आपको पता होगा कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के अंदर ये बंदूकें, गोली, हथियार वगैरह इस तरीके से बिकते हैं जैसे आप कोई सब्जी खरीद रहे हो, कोई भी जाकर वहां से हथियार खरीद सकता है। बट हथियार वही बंदा खरीद सकता है जिसका कोई क्रिमिनल पास्ट ना हो। अब यहाँ क्योंकि इस ब्रेट का तो क्रिमिनल पास्ट था, इसलिए उस दुकानदार ने ब्रेट को कोई भी हथियार देने से मना कर दिया। अपना छोटा सा मुंह लेकर ब्रेट वापस अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आ चुका था। उस रात वो वापस सोचने लगा कि आखिर वो आगे करे तो करे क्या। अगले दिन जैसे उसने अपना लैपटॉप उठाया, उस लैपटॉप के अंदर सर्च करने लगा कि किस तरीके से कोई हथियार बनाया जा सकता है या फिर किस तरीके से कोई छोटा मोटा हथियार ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। और उसको सबसे बढ़िया हथियार दिखा ऑनलाइन खरीदने के लिए, एक धनुष बाण, क्रॉसबो। आपने देखा होगा ये जो
बाहर के देशों में बहुत ही हाई टेक क्रॉसबो वगैरह चलते हैं और ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ऑर्डर करने के 3 दिनों बाद वो क्रॉसबो उसके घर पर डिलीवर हो चुका था और जैसे वो डिलीवर हुआ उसकी अनबॉक्सिंग करके उसको हाथ में ले लेकर ये ब्रैड देखने लगा कि आखिर इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ब्रैट ने अलग अलग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी कि किस तरीके से चलाया जाता है और पूरे तरीके से सीखने के बाद उसने वापस उस क्रॉसबो को डब्बे के अंदर डाला, अपनी गाड़ी में रखा और गाड़ी लेकर सीधा वो अपनी माँ के घर पर गया। वहाँ जाकर वो सीधा अपनी माँ के गैराज में गया जहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी करते थे और उस गैराज के अंदर उस डब्बे को उसने एक शेल्फ के ऊपर रख दिया जो नीचे काफ़ी सारी शेल्फ लगी हुई थी। उस गैराज की दीवारों के ऊपर वाली शेल्फ के ऊपर उसने उस डब्बे को रख दिया और वहाँ से वापस निकला, अपनी गाड़ी लेकर वापस अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आया और आखिर देखने लगा कि आगे उसे क्या करना है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर सिर्फ सोने नहीं आया था, वो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल काम करने आया था। वो अगले दिन जैसे ही उठा उसकी गर्लफ्रेंड अपनी नौकरी पर गई, पीछे से उसने अलग अलग तरीके से एक सिस्टम सा बनाना शुरू कर दिया। वो बहुत सारी धागे लेकर आया, स्प्रिंग्स वगैरह लेकर आया और उन स्प्रिंग्स को अलग अलग जगह लगाकर अपने रूम से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी को लेकर सीधा अपनी माँ के घर पर गया। बट जब वो अपनी माँ के घर पर गया उसकी माँ घर पर थी नहीं। वो वापस अपनी गाड़ी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आया और आकर उस रात आराम से दोनों सो चुके थे उसकी गर्लफ्रेंड के कमरे के अंदर ही। बट अगले दिन सुबह 25 अगस्त 2017 के दिन उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ तैयार हो रही थी और साथ में ब्रैड भी तैयार हो रहा था अपनी उसी फेक जॉब पर जाने के लिए, क्योंकि क्रिस्टन के सामने तो वो नौकरी पर ही जा रहा है। वही अपना कोट पैंट वगैरह डालकर अपना पूरा फॉर्मल तैयार होकर उसकी गर्लफ्रेंड अलग रास्ते पर निकल गई अपनी नौकरी के लिए। बट ब्रैड ने अगले चौराहे पर जाकर वेट किया कि कब क्रिस्टन उसको क्रॉस करती है, क्योंकि उसको पिछले वापस उसके गर्लफ्रेंड वाले घर के अंदर काम है। और जैसे ही क्रिस्टन ने उसको क्रॉस किया ब्रैड वापस अपनी गाड़ी घुमाकर क्रिस्टन के घर पर आया और वो जो उसने स्प्रिंग्स वगैरह बनाए थे, वो काफ़ी सारे धागे वगैरह रस्सियाँ वगैरह तैयार की थी, उन सभी को सेट करके वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और वापस अपनी माँ के घर की तरफ निकल गया। अपनी माँ के घर पर पहुंचते उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला ही हुआ था। वो अंदर गया, उसने देखा कि उसकी माँ किचन के अंदर बैठी हुई है और वहां जाकर वो अपनी माँ से पूछने लगा कि क्या आपने वो विचार बदला क्रिस्टन को ना बताने का और ये सीक्रेट हमारे और आपके बीच में रखने का। बट उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आज नहीं तो कल मैं जाकर बात क्रिस्टन को जरूर बताऊंगी, या तो तुम बता दो या फिर मैं बताऊंगी और बिल्कुल पक्का बताऊंगी। इसी बीच ब्रैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने अपनी माँ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने ब्रैड को किसी तरीके से शांत किया। वो पास ही में रखे हुए अपने मोबाइल को उठाने के लिए गई। मोबाइल को उठाकर उसने उसके बड़े बेटे यानी कि ब्रैड के बड़े भाई क्रिस को फोन किया ताकि क्रिस यहाँ पर आकर उसको समझा सके वो जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, ये चीज उसकी जिंदगी को नरक बना देगी। उसने क्रिस को फोन किया और समझाने लगी कि यहाँ पर ब्रैड आकर मुझसे लड़ाई कर रहा है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ और इसको आकर समझाओ। ब्रैड गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते उसी दरवाजे तक गया जो दरवाजा सीधा उनके गैराज में खुलता था। उसने उस दरवाजे को खोला, उसकी माँ पीछे से देख रही है और वो उसके पीछे पीछे आने लगी। अब जैसे ही ब्रैड ने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी माँ गैराज की तरफ आ रही है उसके पीछे पीछे, वो तुरंत भागकर उसी शेल्फ के ऊपर गया जहां पर उसने वो बॉक्स रखा था क्रॉसबो वाला, धनुष बाण वाला। लेकिन यहाँ उसको पता था कि अगर वो उस हथियार को उस डब्बे से बाहर निकालेगा और उसके अंदर उस तीर को लोड करेगा तो उसको काफी सेकंड्स लगेंगे, कुछ सेकंड्स तो लगेंगे ही, और इतने में उसकी माँ उसके पीछे आ जाएगी और वो देख लेगी कि उसके हाथ में हथियार है तो वो यहाँ से भाग जाएगी। बट ये चीज ना करने के उसने जस्ट उस डब्बे के अंदर अपना हाथ डाला और उसके अंदर से सिर्फ तीर निकाल कर लाया। एक तीर निकाला और जैसे ही उसकी माँ पीछे से आई उसको देखने के लिए कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रैड अपने हाथ में लेकर तीर को घूमा और सामने उसकी माँ खड़ी थी और अपनी माँ के बालों को पकड़कर सीधा उस तीर को अपनी माँ के गले में घोंप दिया। जी हाँ, उस तीर के ऊपर आगे नुकीले मेटल्स लगे हुए थे और वो मेटल सीधा क्रॉस करते हुए उस बेचारी ब्रैड की माँ के गले को आर पार कर चुके थे। बेचारी ब्रैड की माँ उस टाइम पर चिल्लाना चाह रही थी लेकिन उसके गले में क्योंकि वो तीर लगा था तो वो चिल्ला भी नहीं पाई। वो पीछे जस्ट उस शेल्फ के ऊपर गिर गई और वो शेल्फ भी बेचारी उसकी माँ के ऊपर आ गिरी। अब इसी का फायदा उठाकर साइड में ही पड़ी हुई एक रस्सी को उठाया इस ब्रैड ने और उस रस्सी को अपनी माँ के गले में चारों तरफ लपेट कर उसको बहुत जोर से खींच दिया। बेचारी ब्रैड की माँ वहीं पर ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। और इसके बाद इस ब्रैड ने अपना वो क्रॉसबो उठाया, उसके अंदर वो तीर भी लोड किया। अपने क्रॉसबो को पूरे तरीके से लोड करके उसने साइड में रखा। वो जो शेल्फ नीचे गिरी हुई थी उसकी माँ के ऊपर, उस शेल्फ को उठाया, अपनी माँ को खींचकर साइड में रखा। उसके गले से बहुत जोर जोर से खून बह रहा था बट उसने अपनी माँ को जस्ट गैराज के कोने में रखा और वापस अपने क्रॉसबो को उठाकर अपने घर के लिविंग हॉल में बैठ गया क्योंकि अब उसे इंतजार था किसका,
क्योंकि ब्रैड की माँ ने क्रिस को फोन किया था उसके बड़े भाई का, और उसका बड़ा भाई कभी भी अभी इस घर में आता ही होगा, और जब वो आएगा वो देखेगा कि उसकी माँ का ये हाल इस ब्रैड ने किया है, ऑब्वियसली वो जाकर सबको बता देगा। लिविंग हॉल से वो उठकर सीधा वापस गैराज में आकर दरवाजे के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे पता था कि वो फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट वो उसको कभी भी नहीं मार पाएगा। गैराज में दरवाजे के पीछे छुपकर काफी देर तक इंतजार किया, और फाइनली उसको घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनी। गाड़ी बंद हुई, उसके अंदर से क्रिस बाहर निकला, अंदर मेन डोर पर आया, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला ही हुआ था। क्रिस सीधा अंदर आया और आकर अपनी माँ को बार बार चिल्लाने लगा, मामा मामा करने लगा, बट माँ ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसने ब्रैड को भी आवाजें लगाई, ब्रैड ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसको दिखा लेफ्ट साइड में कि हाँ गैराज का डोर खुला हुआ है, हो सकता है दोनों वहीं पर हों। तो क्रिस उस गैराज वाले डोर से सीधा गैराज की तरफ एंटर हुआ। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ की लाश, वो भी तीर लगा हुआ है और वो कोने के अंदर पड़ी हुई है। और इससे पहले कि क्रिस कुछ भी रिएक्ट कर पाता, वो कुछ भी समझ पाता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, दरवाजे के पीछे छुपे हुए ब्रैड ने अपना क्रॉसबो आगे की तरफ किया। अब क्योंकि उसको सिर्फ क्रिस की बैक दिख रही है, फेस उसका दूसरी तरफ है, ब्रैड ने पीछे से यूज क्रॉसबो से एक तीर छोड़ दिया, और वो तीर सीधा जाकर बेचारे क्रिस की गर्दन में लगा पीछे से, और आगे से निकल चुका था। ऑन द स्पॉट क्रिस की मौत हो चुकी थी। उसको तो पीछे मुड़ने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर तीर किसने फायर किया था। अपने भाई क्रिस की जान लेते ही उसने उसकी लाश को खींचा और अपनी माँ के बॉडी के ऊपर लाकर रख दिया। और जैसे ही वो ये सारा काम कर रहा था, उसको एक और गाड़ी बाहर रुकने की आवाज़ सुनाई दी, और अब की बार कोई और नहीं बल्कि ब्रैड का छोटा भाई एजे वो यहाँ पर आया था। अब क्योंकि ये ब्रैड इस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा घुस चुका था, उसको समझ आ चुका था कि नहीं, उसको अभी भी और काम करना है और ये काम उसको फिनिश करना ही पड़ेगा। अब ऑब्वियसली उस क्रॉसबो को लोड करने में काफ़ी सेकंड्स लगने वाले थे, उसके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि एजे सीधा अंदर आया और अंदर आते ही मामा मामा चिल्लाने लगा। उसको साइड में दिखा कि गैराज का डोर खुला हुआ है, वो भी गैराज में आया और सामने उसने ब्रैड को देखा 2 लाशों के साथ। वो चिल्लाने लगा, और इससे पहले कि वो और ज़्यादा चिल्ला पाता, ब्रैड अपने हाथ में एक और तीर लेकर सीधा अपने छोटे भाई के ऊपर टूट पड़ा, और उसके भी ना सिर्फ छाती के अंदर एक बार बल्कि 3 बार उसने उसके गले के अंदर वही तीर निकाल कर मारा, और एक बार छाती के अंदर मारा। यहाँ एजे भी ऑन द स्पॉट मर चुका था। जब ये सारा काम ब्रैड कर रहा था, उस टाइम पर ब्रैड का एक और छोटा भाई ली, वो इस घर के अंदर ऊपर वाले कमरे में सो रहा था आराम से। और जब उसको नीचे ये खटका पटका सुनाई दिया, ये खटखटाहट सुनाई दी, ये चीख चिल्लाहट सुनाई दी, उसकी नींद खुली, और उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, नीचे आया सीढ़ियों से ही उसने सामने वो गैराज वाला दरवाजा दिख रहा था, उस दरवाजे से देखा कि ये ब्रैड आखिर क्या कर रहा है। उसके सारे शरीर के ऊपर खून लगा हुआ है, पूरे गैराज के फर्श के ऊपर खून फैला हुआ है, और वो लाश को ठिकाने लगा रहा है। ये सारा कुछ ली ने जैसे ही सीढ़ियों पर खड़े हुए देखा, आगे काम कर रहे ब्रैड को भी समझ आ चुका था कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। ब्रैड ने एक और तीर उठाया और वो सीधा अपने छोटे भाई ली की तरफ भागने लगा। वहां जाकर उसने ली के ऊपर झपट्टा मारा, ली को नीचे गिराया, और दोनों अब एक दूसरे की जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। ब्रैड ने काफी बार उसके ऊपर तीर मारने की कोशिश करी हाथ में लेकर, बट वो तीर कहीं भी परफेक्ट निशाने पर नहीं लग रहा था। कहीं से छोटे बड़े कट्स तो ली को बेशक लग चुके थे, बट किसी तरीके से ली ने अपने आप को कंट्रोल किया, दूर ब्रैड को फेंका, और वो अपने घर से बाहर निकला और बाहर जाकर बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगा। दूसरी तरफ ये ब्रैड भी पीछे उसके तीर लेकर भागा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बाहर शोर मचाएगा तो बाहर सभी को पता लग जाएगा और उसका सारा सीक्रेट खुल जाएगा और उसको कभी भी पुलिस पकड़ लेगी। बट वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने ली को बाहर जाकर पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ पाता, बहुत सारे नेबर्स, बहुत सारे पड़ोसियों को उसकी आवाज सुन चुकी थी, और पड़ोसियों ने पुलिस वालों को भी फोन कर दिया। इस ब्रैड ने ली को पकड़ा और घर के बाहर ही उसको तीर मारने की कोशिश करी, बट अभी भी दोनों लड़ रहे थे। सारे आस पड़ोसी भी वहां पर जमघट लगाकर खड़े हो चुके थे। अब जैसे ये इतनी भीड़ इस ब्रैड ने देखी, वो समझ चुका था कि नहीं, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसने जस्ट ली को वहीं छोड़ा, वो घर के अंदर गया, अपने किचन में गया, वहां जाकर फ्रिज को खोला, उसके अंदर से पानी की एक बोतल निकाली, फ्रिज को भी ऐसे ही खुला छोड़ा, घर के बाहर आकर सीढ़ियों के ऊपर बैठ गया, अपने पानी की बोतल खोली, पानी पिया, क्योंकि अब उसे पता था कि किसी भी टाइम यहाँ पर पुलिस आती ही होगी। जब पुलिस ब्रैड के घर पर पहुंची, तब तक ब्रैड की माँ, उसका बड़ा भाई क्रिस और उसका छोटा भाई एजे, इन तीनों की बिल्कुल मौत हो चुकी थी ऑन द स्पॉट। उनके पूरे बॉडी से पूरा खून खाली हो चुका था। फाइनली पुलिस वालों ने ब्रैड को गिरफ्तार किया, और जब सारा कुछ पता चला पुलिस वालों को, तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये काम वो कैसे कर सकता है। और जब ये चीज़ उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टन को पता लगी, तो उसको भी विश्वास नहीं हुआ कि वो किस तरीके के व्यक्ति के साथ इतने टाइम से रिलेशन में थी, किस तरीके के व्यक्ति के साथ वो रातें बिता रही थी। इसी बीच आपको याद होगा कि ये ब्रैड अपनी गाड़ी को मोड़कर वापस अपने घर में गया था,
अपनी गर्लफ्रेंड वाले घर में। और असल में इसने उस घर के अंदर अपने कमरे में जहां पर ये लैपटॉप वगैरह यूज करता था, उस कमरे के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना रखा था, बहुत सारी रस्सियां लगाकर, स्प्रिंग्स वगैरह लगाकर आगे लैपटॉप रखा हुआ था, और वो लैपटॉप बार बार उसके ऊपर बटन्स अपने आप टैप टैप हो रहे थे। इसने असल में एक ऐसा जाल बिछाया ताकि उस लैपटॉप के बटन अपने आप दबते रहें, और जब ये काम वो कर रहा हो तब उसका लैपटॉप ऑन हो, वो किसी से चैट कर रहा हो या फिर कुछ और नेट के ऊपर सर्फ कर रहा हो, ताकि बाद में जब उससे पुलिस वाले पूछताछ करेंगे तो वो अपना एलिबाई दे सके कि मैं तो अपने गर्लफ्रेंड के घर पे था, मैं तो ये सब कुछ अपना नेट वगैरह सर्व कर रहा था, मैं तो अपने लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने वो सब कुछ नहीं किया। सोचकर देखिए इसने किस लेवल का दिमाग लगाया। खैर, जैसे ही पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार किया, आगे जाकर कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट ने जब उसके पास्ट के बारे में पता चला कि ये बंदा ऐसा कुछ कर चुका है और अब इसने ऐसा कुछ कर दिया है, फाइनली अब की बार कोर्ट ने इसको माफ नहीं किया और इसको 3 कंसेक्यूटिव डेथ सेंटेंस दी गई, मतलब कि 3 बार मौत की सजा सुनाई। नो डाउट ये डेथ सेंटेंस आज भी कायम है, और आज भी इस ब्रेट ने जेल के अंदर रहते हुए, वो अपनी सजा काट रहा है अभी, उस जेल के अंदर रहते हुए उसने मर्सी पेटिशन भी डाली हुई है। अलग अलग वहाँ के जो गवर्नर्स हैं उनके सामने मर्सी पेटिशन भी डाली हुई है कि उसकी सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, बट अभी तक तो ये डेथ सेंटेंस कायम है। इतना सब कुछ करने के बाद ना तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टन मिली, ना उसको वो परिवार मिला जिसके साथ वो रहा करता था, सिर्फ मिला तो वो जेल की 4 दीवारें जिसके अंदर वो अब अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताने वाला है। खैर, अगर आपको वो एक्चुअल क्राइम सीन के फोटोज़, जो मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस, अगर आपको फोटोज़ देखने हैं तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लें, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली डीएम्स भी ले सकते हैं, या फिर वहाँ पर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल जिसके अंदर मैं आज रात को 9 बजे फोटोज़ अपलोड करने वाला हूँ, सो आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ओम पर चाको एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।